राधे दोस्तों, ये वीडियो कॉपीराइट लॉ के बारे में है। अगर आप फ़िल्म मेकर, म्यूजिशियन या फिर फ़ोटोग्राफ़र या फिर कंटेंट क्रिएटर हैं, तो ये लॉ बताता है कि आपको कानूनी सुरक्षा कैसे दी जाएगी, आपकी मेहनत को कानूनी सुरक्षा कैसे देंगे। और अगर आप यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर या फिर डिज़ाइनर हैं, तो आपके लिए ये पॉडकास्ट बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखें और लास्ट में सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन प्रेस कर दें। आइए शुरू करते हैं। तो मैम कॉपीराइट होता क्या है, बताएँगे आप? कॉपीराइट आईपीआर लॉ का ही एक पार्ट है जिसके अंडर आपकी जो क्रिएशंस हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाती है। ये सिर्फ आइडिया को नहीं बल्कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन को, एनफोर्समेंट को प्रोटेक्ट करता है कॉपीराइट। सपोजिटली कोई सॉन्ग आया है, उसके कंटेंट को कोई कॉपी ना करे, उसको जो है अपना यूज ना कर ले, उसको सेल कर ले या फिर पब्लिक कर दे, उन सबको प्रोटेक्शन देता कौन है? कॉपीराइट देता है। ये सिंपल सा है कि कॉपीराइट जो है आपकी कंटेंट को, जो कि आप एनफोर्स कर चुके हैं, उसको प्रोटेक्शन देता है। दैट इज द कॉपीराइट। तो मैम कॉपीराइट जो आपने मुझे समझाया है, डिस्क्राइब किया है, तो ये कौन से कानून में गवर्न किया जाता है इंडिया में? इंडिया में कॉपीराइट एक्ट है, 1957 का है। उसके अंदर आपके सॉन्ग्स, फिल्म्स, आपके शूट्स, आपके जो है बुक्स, आपकी पोएम्स, आपकी कहानियां, आपकी जो है नई नई जो रचनाएं करते हैं आप, जिसमें आप कुछ लिखते हैं, बाय अप्लाइंग योर इंटेलेक्चुअल, उनको प्रोटेक्शन दी जाती है। उसकी सारी कैटेगरीज जो है वो कॉपीराइट गवर्न करता है, इसके अंदर आती मैम जब ये इंडिया में लागू हो गया, जिस है। कानून से भी लागू हुआ, मतलब ये इंडिया में लागू हो गया, तो अब ये किस-किस प्रोडक्ट्स को वर्क्स या फिर वर्क्स को कॉपीराइट देती है, प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन देती है? ये जो है ये आपके ड्रामेटिक सिनेमाग्राफिक फिल्म्स जो हो गई, साउंड रिकॉर्डिंग्स जो हो गई, लिटरेरी वर्क्स हो गया, इवन जो गेमिंग है, गेमिंग क्या है, वो भी एक क्रिएशन है, क्रिएटिविटी है किसी की, हुँ, उसको भी प्रोटेक्शन कौन देता है? कॉपीराइट देता है। ये सारे सब पार्ट्स इसमें आते हैं, जैसे किसी की साउंड रिकॉर्डिंग है, किसी का फिल्म रिकॉर्डिंग है, सीरियल्स इसमें आते हैं, ठीक है, कहानियां होती है, जो नाटक होते हैं, वो सब इसमें गवर्न किए जाते हैं 1957 के एक्ट के अंदर। तो व्हाट इसको इज अलग एक्ट क्यों बनाया गया? ये तो था तो आईपीआर के अंदर ही ना, तो इसको अलग एक अलग स्पेसिफिकेशन क्यों दी गई? इसको आईपीआर के अंदर स्पेसिफिकेशन इसलिए दी क्योंकि जो पेटेंट है वो आपके आइडियाज को प्रोटेक्ट करता है। कॉपीराइट क्या है? जो पेटेंट क्या है? आपकी न्यू, मैंने समझाया हुआ पेटेंट वाली वीडियो में भी, पेटेंट जो है वो न्यू क्रिएशंस को क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। और कॉपीराइट क्या है? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्रिएशंस है उनको प्रोटेक्शन देता है। और कैटेगरी जो है वो ये है कि पेटेंट जो है वो आपके लोगोज को, सिंबल्स को, इनको प्रोटेक्शन देता है। वही जो है कॉपीराइट क्या करता है? वो आपकी कृतियों को, रचनाओं को, कहानियों को, इनको प्रोटेक्शन देता है। और अगर वही हम ट्रेडमार्क की बात करें, तो ट्रेडमार्क आपकी ट्रेड के लोगो, सिंबल्स, आपके ब्रांड का नाम, उनको देता है प्रोटेक्शन। तो इसलिए कैटेगरीज है, पेटेंट की अलग है, आपका ये जो ट्रेडमार्क है उसका अलग है, और कॉपीराइट अलग है। तो मैम अगर कॉपीराइट किसी को लगाना हो किसी के ऊपर, कि जैसे मैंने एक म्यूजिक वीडियो बनाई और मेरी चोरी हो गई, मतलब मेरे ही किसी ने भी मेरे गाने को या मेरी वीडियो को यूज करके अपने लिए, अपने फायदे के लिए उसको यूज कर लिया, उससे अर्न कर रहा है, तो मैं उस पे लीगल एक्शन में क्या क्या रेमेडीज मेरे पास हैं कि मैं लीगल इसको एक्शन ले सकूं? इसको जो है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कहते हैं, हम्म, चोरी करना, जिससे मैं अगर बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में बोलूँ तो कॉपीराइट का चोरी होना कहते हैं। इसकी जो लीगल रेमेडीज है, अगर हम सिविल साइड देखें तो आप इंजंक्शन ले सकते हैं, स्टे ले सकते हैं। सबसे पहले आप उसको रोकिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है कि आप उसको रोक कर आपने जो उसने डिलीवर अप करेगा, यानी कि जो आपकी प्रॉफिट कमा लिया है उसने, वो वापस मांग सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ये आपकी सिविल रेमेडीज है। क्रिमिनल केसेस में क्या हो सकता है? क्रिमिनल केसेस में सपोजिटली आपने क्या एग्जांपल दिया था? आपने म्यूजिक का एग्जांपल दिया, आपने कहा कि कोई, मैंने म्यूजिक बनाया और उसका किसी ने कॉपी करके वो पैसे कमा रहा है, सेल कर रहा है। तो अगर आप क्रिमिनल साइड जाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं? कार्रवाई करा सकते हैं, एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। अब एफआईआर लॉन्च होगी तो इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी तो जहां जहां भी उन चीजों का, सपोजिटली कोई बुक है, बुक की जहां भी उसमें सैंपल्स भरे होंगे, जो भी है वो सब क्या हो सकता है? वहां पे सील लगा के उसको जब्त किया जा सकता है। ये आपके पास राइट है। एक होता है कि फिजिकली आप जाके चीजों को वापस ले सकते हैं, कई बार होता है कि आप
फिजिकली ले सकते हैं, मगर कई बार होता है कि आप फिजिकली नहीं ले सकते, आपको क्या करना होता है, डिजिटली ही चाहिए होती है चीजें वापस। ठीक है, क्योंकि आजकल डिजिटल का जमाना ज्यादा आ गया है। डिजिटल चीजें ज्यादा है, इसीलिए जो है आप स्टे जैसे इंजंक्शन कहते हैं वो सबसे पहले करवाइए, और उसके बाद आप रेमेडी में डैमेजेस क्लेम कीजिए, और अगर क्रिमिनल साइड जाना है तो आप उसकी जब्त भी करा सकते हैं, अगर आपकी कोई फिजिकल स्टोरेज कर लिया है आपकी चीजों का, जो आपकी क्रिएशन है उसका। कॉपीराइट को रजिस्टर्ड कराने का क्या प्रोसेस है? जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी डिफाइन है एक्ट के अंदर, जो कॉपीराइट एक्ट है 1957, उस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। एप्लीकेशन आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। ऑफलाइन आप कार्यालय जो है कॉपीराइट का, वहां जाकर आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो है आपकी एप्लीकेशन के 30 डेज के अंदर अंदर आपको वेटिंग पीरियड मिलता है। सबसे पहले आपको डायरी नंबर मिलेगा, डायरी नंबर से आप क्या करेंगे, ट्रैकिंग कर सकते हैं कि आपका क्या चल रहा है। फिर उसके बाद यू हैव टू वेट फॉर 30 डेज, बिकॉज वो वेटिंग पीरियड है। उसमें आपका क्या वेटिंग पीरियड क्यों दिया गया है 30 डेज का, वो इसलिए दिया गया है कि सपोजिटली आप क्या करें, किसी और का उठाकर रजिस्टर करा रहे हैं, क्योंकि जो रजिस्ट्रार है उसको नहीं पता है कि ऑलरेडी क्या एग्जिस्टिंग है, क्या वो हर चीज चेक करने नहीं बैठे, मतलब वेरिफिकेशन होने में टाइम लगेगा। तो उसमें क्या है कि वो आपको एक 30 डेज का पीरियड दिया है। उसमें क्या है कि जो अगर आपने किसी का चोरी करके आप चले गए रजिस्ट्रार ऑफिस, और वहां जाके आपने क्या करा है कि आप रजिस्ट्रार को कह रहे हैं कि मेरा ये रजिस्टर कर दो, मगर जिसका वो है उसको नहीं पता, तो विद इन 30 डेज काइंड ऑफ पब्लिक नोटिस है कि भाई किसी को लगता है कि ये मेरा ट्रेडमार्क है ऑलरेडी, या मेरा ये है कंटेंट है, मैं इसको रजिस्टर्ड नहीं होने दे सकता, तो वो आए ऑब्जेक्शन रेज कर। आफ्टर 30 डेज आपको जो है स्क्रूटनी की जाएगी। आफ्टर 30 डेज का मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया है, अब ऑब्जेक्शन नहीं आया है यानी कोई और बंदा क्लेम नहीं कर रहा है कि ये मेरा है कंटेंट, उसके बाद आपकी स्क्रूटनी की जाएगी। स्क्रूटनी में आपसे क्लैरिफिकेशन मांगी जाएगी अगर उसमें कोई लूप होल्स है तो। क्लैरिफिकेशन के बाद जो है आपका रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो मतलब ये पूरा प्रोसेस है कि आपको इस तरीके से ही चलना पड़ेगा। विद यू हैव टू फाइल अ फीस फॉर दैट आल्सो। फीस डिस्क्राइब हुई भी है कि वो ये कॉपीराइट वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट फीस प्रिस्क्राइब्ड है ऑलरेडी। पूरा प्रोसेस समझा एप्लीकेशन के लिए कि आप एप्लीकेशन के लिए आप किस तरीके से अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते होंगे। यस, यू नीड सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उसके साथ आप अटैच करेंगे, अपनी डिटेल्स भरेंगे कि आपने किस तरह का काम के लिए आप कॉपीराइट मांग रहे हैं, आप लिटरेरी कर रहे हैं, आप ड्रामेटिक कर रहे हैं, आप सिनेमेटिक ग्राफिक कर रहे हैं, आप सॉन्ग के लिए कॉपीराइट मांग रहे हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंगली आप उस एप्लीकेशन में वो चीज फाइल करेंगे। उसके बाद जो है आप अपना जो है आइडेंटिटी ऑफ प्रूफ देंगे, जिसमें कि आधार कार्ड आता है और आपका पैन कार्ड आता है, या आपकी कोई लाइसेंस वगैरह आते हैं। उसके बाद आप रेसिडेंशियल प्रूफ देंगे, और उसके बाद उसके साथ जो है आप पावर ऑफ अटर्नी तब यूज करते हैं जब आप किसी एजेंट या फिर वकील के थ्रू रजिस्टर करा रहे हैं जी। और एक एनओसी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देंगे कि मेरी जो कृति है, मेरी जो रचना है, जो मेरी क्रिएशन है या कंटेंट है, वो किसी के ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। दीज ऑल आर द डॉक्यूमेंट्स इफ यू वांट टू रजिस्टर योर कॉपीराइट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ओके, तो मैम ये जो कॉपीराइट है ये मैंने देखा है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी स्ट्राइक आती है, उससे कैसे बचा जा सकता है, किस तरीके से आप उससे बाहर निकल सकते हैं, आप अपने आप को बचा सकते हैं? ये जो इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर जो स्ट्राइक आती है, वो उसका मेन रीजन ये होता है कि जब आप किसी और का कॉपीराइट रजिस्टर्ड कंटेंट उठा के सीधा क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉपी करके अपने चैनल पे डाल देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं कि जो ओरिजिनल है, जो ओनर है, जो क्रिएटर है ओरिजिनल, उसको क्या हुआ है, उसको उससे लॉस होगा, ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि उसने क्या करा, इंटेलेक्चुअल अप्लाई करके अपना एक नया कंटेंट क्रिएट किया है। अब जब नया कंटेंट क्रिएट किया तो उसको क्या चाहिए, उसको प्रोटेक्शन चाहिए। और प्रोटेक्शन देखा, मैंने आपको कहा था कि एक तो था फिजिकली, एक होता है ऑनलाइन डिजिटल, तो डिजिटल प्रोटेक्शन कैसे, रेमेडी कैसे मिलेगी, ये जो चैनल्स है, ये जो प्लेटफॉर्म्स है, खुद ही स्ट्राइक डाउन कर देते हैं। स्ट्राइक डाउन का मतलब क्या है, ये जिसने चोरी किया, जिसने इन्फ्रिंजमेंट किया, उसके चैनल को क्या कर देंगे, स्ट्राइक डाउन कर देंगे। उसके पास जो है रेगुलर हो जाएंगी कि भाई आप ये मत कीजिए, ठीक है, आप किसी के कंटेंट को चोरी नहीं कीजिए। अगर वो नहीं मानता है
3 महीने तक रेगुलर वो यही कर रहा है, उसके बाद उसकी वीडियो को, उसके चैनल को ही टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसी को स्ट्राइक डाउन कहते हैं। जी। और अगर उसने उस वीडियो से प्रॉफिट कमाया है, कुछ अर्न किया है, तो वो भी उसको क्या करना पड़ेगा, सेंड वापस। बैक करना पड़ेगा जो क्रिएटर्स है, क्योंकि उसका लॉस हुआ है। यही आपका स्ट्राइक डाउन होता है यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक पर। तो क्या मैम जो गूगल पे या फिर ऑनलाइन जो भी वीडियोस होती हैं, फोटोज होती हैं या फिर म्यूजिक्स होते हैं, वो अगर किसी अपनी वेबसाइट पे या अपने पेज के लिए या अपने चैनल के लिए अगर उसको यूज करेगा तो वो लीगल है, इलीगल है? देखिए, इसमें 2 कैटेगरी है कि हर एक सॉन्ग, हर एक फोटो, हर एक वीडियो का यूज करना लीगल है या इलीगल है, ये इस पे डिपेंड करता है कि क्या वो रजिस्टर्ड है या नहीं। ठीक है, अगर वो रजिस्टर्ड है तो क्या है कि किसी ने क्लेम किया हुआ ये मेरा है, किसी ने रजिस्ट्री करा के ये कह दिया कि ये मेरा है, तभी तो वो एक्शन ले सकता है। अगर इंटरनेट पे मुझे एक, मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे उसमें एप्पल की फोटो लगानी है, तो मैं क्या करूंगी, मैं गूगल पे जाके क्या सर्च करूंगी, एप्पल की फोटो। मगर अगर वो किसी की ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगा। मगर वो ऐसे ही है, और अगर गूगल हमें ऐसी सारी फोटोज दे कि सब पे ही कॉपीराइट है, तो हम उसको यूज कैसे करेंगे, और गूगल हमारे लिए यूजफुल नहीं रहेगा, नॉट एट ऑल यूजफुल फॉर जनरल पब्लिक। ठीक है, जी। इसीलिए कुछ चीजों को रजिस्टर्ड होते हैं, कुछ अनरजिस्टर्ड कंटेंट होते हैं, और हमेशा ही ये नहीं कह सकती मैं कि हाँ, आप कोई भी फोटो गूगल से या इंटरनेट पे जो अवेलेबल है उसको उठा के उस गाने को अपनी वीडियो में डालेंगे तो वो इलीगल ही होगा। लीगल और इलीगल आपका, मैंने बता दिया कि क्यों डिफरेंट है। जी। ठीक है, तो इस तरह की नॉलेज के लिए अगर आपको मेरे चैनल पे और इससे रिलेटेड केस लॉज और डिटेल चाहिए, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट डाउन फॉर सच मोर वीडियोस। धन्यवाद। और हाँ, अब अगली वीडियो में अगला टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग आने वाला है, तो प्लीज स्टे ट्यून।